हे गाइस एंड वेलकम बैक। तो ये हम लोग का मन स्टैक का कोर्स चल रहा है जिसके अंदर ये हम लोग का 139 नंबर वीडियो है। हम लोगों ने ऑलरेडी अपने कोर्स के अंदर HTML, CSS, बूटस्ट्रैप और जावास्क्रिप्ट को कंप्लीट कर रखा है। और आज के अपने वीडियो के अंदर हम लोग रिएक्ट के अंदर देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग अपने कंपोनेंट को क्रिएट करते हैं। तो अगर आप इस फ्री कोर्स को देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अपने कंपोनेंट को बनाना सीखने वाले हैं कि कंपोनेंट को हम लोग कैसे बनाते हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी अपने कंपोनेंट के बारे में ओवरव्यू ले रखा है कि हम लोग का एक्चुअल में कंपोनेंट क्या होता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे अगर हम लोग अगेन पढ़ें तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कंपोनेंट इज़ अ रीयूजेबल एंड सेल्फ कंटेंट पीस ऑफ यूज़र इंटरफेस दैट कैन बी कंपोज टुगेदर टू बिल्ड अ कॉम्प्लेक्स यूआई। यानी कि जो हम लोग का कंपोनेंट होता है वो हम लोग का एक रीयूजेबल सेल्फ कंटेंट पीस ऑफ यूआई होता है। यानी कि हम लोग के कंपोनेंट के अंदर यूआई रिलेटेड कोड लिखे होते हैं। यूआई यानी कि जो हम लोग का यूज़र इंटरफेस है जो हम लोग को विजिबल होता है। और उन्हीं डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट की हेल्प से हम लोग एक पूरा कॉम्प्लेक्स यूआई क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको तो हम लोगों ने ऑलरेडी पहले भी पढ़ रखा है। तो जो हम लोगों ने रिएक्ट प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, चलिए उस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग ज़रा जो हम लोग का ऑलरेडी क्रिएटेड कंपोनेंट है उसको मॉडिफाई करके ज़रा देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ये हम लोग का प्रोजेक्ट ओपन है जिसके अंदर ये हम लोग का एक ऑलरेडी क्रिएटेड कंपोनेंट था जिसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था। यहाँ पे इस सारी चीज़ों को हम लोगों ने डिटेल में दे रखा था कि ये जो हम लोग का index.html है वो हम लोग के वेबसाइट के अंदर रेंडर होता है और इस div को हम लोग अपने main.jsx के थ्रू एक्सेस करते हैं। document.getElementById के अंदर हम लोगों ने अपने रूट को एक्सेस किया, यानी कि अपने इस वाले div को एक्सेस किया। और अपने इस वाले div के अंदर हम लोगों ने अपने इस ऐप कंपोनेंट को रेंडर कराया। तो इनडायरेक्टली हम लोग अपने इस ऐप को अपने index.html के इस div के अंदर प्लेस कर रहे हैं। ठीक, तो ये तो हम लोग का एक हाईली ओवरव्यू हो गया। यहाँ पे अब ये जो हम लोग का app.jsx है ये हम लोग का एक कंपोनेंट है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने इस कंपोनेंट को ज़रा सा मॉडिफाई करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, सबसे पहले देखो मैं यहाँ से अपने इन दोनों एंकर टैग को ज़रा रिमूव करता हूँ। अब अगर मैं सेव करूं और अगेन अगर मैं अपने इस वेबसाइट पे आऊं तो देखो हम लोग का दोनों लोगो गायब हो गया। अगेन आते हैं VS कोड के अंदर। अब मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ से अपने वीट प्लस रिएक्ट को हटा देता हूं, अपने इस एम्प्टी डिव को हटा देता हूं। अब अगर ज़रा हम लोग सेव करें तो ये देखो अब हम लोग का वीट प्लस रिएक्ट भी गायब हो गया। हम लोग के पास केवल काउंट बटन बचा हुआ है। अब क्या करते हैं, हम लोग इन बाकी की दोनों चीज़ों को भी ज़रा रिमूव करते हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं, अपने इन दोनों पैरा को भी मैं रिमूव करता हूँ। तो यहाँ पे देखो हम लोग को एक एरर आ रहा है, मुझे अपने इस डिव को भी रिमूव करना होगा। सेव करते हैं अब इसको। यहाँ पे है तो देखो अब केवल हम लोग के पूरे प्रोजेक्ट के अंदर एक बटन है हम लोग के पास जिसके पास जो कि हम लोग का काउंट कर रहा है। यानी कि हम लोगों ने अपने पूरे कंपोनेंट को मॉडिफाई कर लिया। अब चाहे तो हम लोग यहाँ पे कुछ अपना हेडिंग भी लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे आऊँ और यहाँ से मैं अगेन इस कोड को हटाता हूँ, इसको भी हटाता हूँ, यहाँ से मैं इसको भी हटाता हूँ। ठीक, और यहाँ से ये जितनी चीज़ें इंपोर्टेड हैं मैं उन सारे इंपोर्ट को हटा देता हूँ, केवल अपने app.css को रखे रहता हूँ। ये इंपोर्ट को भी हम लोग समझेंगे कि कैसे वर्क कर रहा है। यहाँ से मैं इसको भी रिमूव करता हूँ। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग के पास एक एम्प्टी ऐप कंपोनेंट है। मैं यहाँ पे आकर के एक h1 क्रिएट करता हूँ। दिस इज़ माई हेडिंग लिख देता हूँ मैं। ठीक, अब अगर मैं सेव करूँ तो ये देखो दिस इज़ माई हेडिंग हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो इसको पैरा भी बना सकता हूँ मैं। अब अगर मैं सेव करूं तो ये देखो अब हम लोग का पैराग्राफ बन गया। यानी कि हम लोगों ने अभी जस्ट अपने जो इनबिल्ड हम लोग का कंपोनेंट क्रिएटेड था, ऐप कंपोनेंट, उसको हम लोगों ने मॉडिफाई करना सीख लिया। अब हम लोग अपने इस स्ट्रक्चर को ज़रा समझते हैं कि ये स्ट्रक्चर एक्चुअल में क्या होता है जिसकी हेल्प से हम लोग अपने कंपोनेंट को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने अपने कंपोनेंट को मॉडिफाई करना देख लिया। अब क्वेश्चन आता है कि हम लोग अपने कंपोनेंट को कैसे क्रिएट करते हैं। तो कंपोनेंट को हम लोग अपने फंक्शन की तरह क्रिएट करते हैं। अगर यहाँ पे देखो तो ये हम लोग का एक कंपोनेंट है जिसके पहले हम लोगों ने फंक्शन कीवर्ड का यूज़ किया हुआ है। यानी कि हम लोग अपने कंपोनेंट को बनाने के लिए अपने फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करते हैं और जैसे ही हम लोग अपने फंक्शन का नाम पास करते थे, पैरेंथेसिस लगाते थे, उसके बाद हम लोग का जो फंक्शन की बॉडी होती थी सब कुछ हम लोग के कंपोनेंट के अंदर होता है। यानी कि ये देखो फंक्शन कीवर्ड होगा, फंक्शन का नाम होगा और हम लोग का पैरेंथेसिस भी होगा और हम लोग की करली ब्रेसेस भी होगी। बट यहाँ पे ये जो हम लोग का कंपोनेंट होता है इसके अंदर एक डिफरेंट चीज़ होता है। वो ये होता है कि यहाँ पे ये जो हम लोग का कंपोनेंट का जो फंक्शन है उसके अंदर हम लोग JSX को रिटर्न करते हैं। और JSX क्या होता है, JSX वो चीज़ होती है जो हम लोग के वेबसाइट के अंदर डिस्प्ले होती है। यानी कि जो हम लोग का JSX है वो हम लोग का एक तरह से UI पार्ट है, ऐसा आप समझो। तो अगर हम लोग यहाँ पे पढ़े तो देखो ये लिखा हुआ है, यूज़ द फंक्शन कीवर्ड टू डिक्लेयर अ फंक्शनल कंपोनेंट। यानी कि हम लोग को अगर कंपोनेंट क्रिएट करना है तो हम लोग फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करते हैं।
इनसाइड द फंक्शन रिटर्न JSX विद इन पैरेंथेसिस, यानी कि हम लोग अपने फंक्शन के अंदर अपने JSX को रिटर्न करते हैं। और JSX का मतलब क्या होता है? JSX का मतलब होता है कि हम लोग अपने UI को रिटर्न कर रहे हैं। जो भी चीज़ हम लोग रिटर्न कर देंगे वो हम लोग के डिस्प्ले होने लगेगा वेबसाइट के अंदर, ठीक। तो इसीलिए हम लोग का जो कंपोनेंट है उसके अंदर रिटर्न कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि रिटर्न के थ्रू ही हम लोग अपने JSX को रिटर्न करते हैं और जो भी हम लोग का JSX होगा वो हम लोग के UI की तरह वहाँ पे शो होगा, ठीक। तो इस तरह हम लोग अपने फंक्शन को क्रिएट करते हैं। अब अगर हम लोग अपने फंक्शन को क्रिएट करते हैं तो फंक्शन को रेंडर करने के लिए हम लोग अपने फंक्शन को एज अ टैग यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखो ये फंक्शन का नाम है माई हेडिंग। अगर मुझे इस वाले फंक्शन के अंदर जो भी हम लोग का UI लिखा हुआ है उसको अगर मुझे रेंडर कराना है तो हम लोग इसको, जो भी हम लोग का कंपोनेंट का नेम होगा उसको हम लोग एक टैग की तरह यूज़ करेंगे। देखो यहाँ पे हम लोग जैसे अपना H1 वगैरह लिखा करते थे, सेम उसी तरह हम लोगों ने यहाँ पे अपने जो भी हम लोगों ने कंपोनेंट क्रिएट किया है उसको हम लोगों ने यहाँ पे पास किया है। ये थोड़ा सा देखने में अजीब होगा, बट जैसे जैसे हम लोग इस पर आगे बढ़ेंगे हम लोग को बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए इसको कोड के अंदर करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखो हम लोग के पास एक ऑलरेडी ऐप कंपोनेंट क्रिएटेड है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक और कंपोनेंट क्रिएट करना चाह रहा हूँ। तो लेट्स सपोज दैट कि मुझे एक कंपोनेंट क्रिएट करना है माई हेडिंग नाम का, माई हेडिंग नाम का, ठीक। तो हम लोग बिल्कुल इसको एक फंक्शन की तरह क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का एक कंपोनेंट क्रिएट हो गया, बट अभी भी ये हम लोग का कंपोनेंट अधूरा है। क्यों अधूरा है? क्योंकि इसके अंदर हम लोग को अपने JSX को रिटर्न करना होगा। तो हम लोग यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करेंगे। अब इसके अंदर हम लोग अपने JSX को रिटर्न करेंगे। लेट्स सपोज दैट मैंने यहाँ पे लिख दिया एक H1 बना के, दिस इज़ माई न्यू कंपोनेंट, ठीक। सेव करते हैं इसको। और अगेन अगर अपने वेबसाइट पे मैं आऊँ तो ये देखो दिस इज़ माई हेडिंग हम लोग को शो हो रहा है। इवन तो हम लोगों ने अपने कंपोनेंट के अंदर H1 क्रिएट किया है और इसके अंदर दिस इज़ माई न्यू कंपोनेंट लिखा हुआ है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी भी जो हम लोग के वेबसाइट के अंदर जो कंपोनेंट रेंडर हो रहा है वो हम लोग का ऐप कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट है। अगर हम लोग अपने main.jsx के अंदर देखें तो हम लोग का ऐप कंपोनेंट यहाँ पे रेंडर हो रहा है। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं कि हम लोग अपनी ऐप के अंदर ही अपने इस वाले कंपोनेंट को कॉल कर दें। ये बिल्कुल पॉसिबल है। तो हम लोग कंपोनेंट को कैसे कॉल, कैसे रेंडर करते हैं? हम लोग अपने टैग की तरह रेंडर करते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ माई हेडिंग, अब अगर मैं सेव करूँ तो ये देखो दिस इज़ माई न्यू कंपोनेंट हम लोग को लिख करके आ गया। अब मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे और भी मल्टीपल चीज़ें लिख सकता हूँ। लेट्स सपोज दैट कि मैंने अपने H1 के जस्ट बाद मैंने एक पैराग्राफ क्रिएट कर दिया और दिस इज़ माई पैरा फॉर न्यू कंपोनेंट मैंने लिख दिया, ठीक। सेव करते हैं तो देखो यहाँ पे हम लोग को एरर आ रहा है। ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो हम लोग का कंपोनेंट है वो हमेशा एक HTML एलिमेंट को ही रिटर्न करता है, एक पेरेंट HTML एलिमेंट को ही रिटर्न करता है। यहाँ पे देखो हम लोग के पास H1 भी है, पैरा भी है, यानी कि यहाँ पे दो HTML एलिमेंट हो गए हम लोग के, इसलिए यहाँ पे ये एरर आएगा। तो इस एरर से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने इन दोनों एलिमेंट को एक पेरेंट HTML एलिमेंट के अंदर रैप कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लेट्स सपोज दैट मैंने एक डिव क्रिएट कर दिया। अब इस डिव के अंदर अगर मैंने पेस्ट किया तो देखो यहाँ से कोई एरर नहीं आएगा। अब अगर मैं सेव करूँ और अगेन मैं ब्राउज़र पे हूँ तो देखो हम लोग का दिस इज़ माई न्यू कंपोनेंट, दिस इज़ माई पैरा फॉर न्यू कंपोनेंट लिख के आ रहा है। अब लेट्स सपोज दैट कि मुझे अपने इस कंपोनेंट के अंदर एक बटन को भी ऐड करना है, तो वो बटन भी हम लोग अपने डिव के अंदर ही ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग का कंपोनेंट केवल एक ही एलिमेंट को रिटर्न करता है और उसके अंदर चाहे हम लोग कितने भी एलिमेंट बना दें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट रिटर्न वो एक ही एलिमेंट को करना चाहिए। तो यहाँ पे देखो केवल एक एलिमेंट को रिटर्न कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे आ करके एक बटन क्रिएट कर दूँ और यहाँ पे लिख दूँ क्लिक मी, सेव करूँ मैं इसको, अगेन ब्राउज़र पे आते हैं तो ये देखो हम लोग का बटन भी यहाँ पे आ गया। ये हम लोग का स्टाइल ऑलरेडी है क्योंकि हम लोग का यहाँ पे इम्पोर्टेड है बाय डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे कुछ हम लोग का CSS का कोड लिखा हुआ है, तो वही CSS का कोड यहाँ पे हम लोग का यूज़ हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने एक कंपोनेंट क्रिएट किया माई हेडिंग नेम का, जिसके अंदर हम लोगों ने ऑलमोस्ट H1, पैराग्राफ, बटन और इन सारे एलिमेंट को एक पेरेंट एलिमेंट के अंदर रैप करके हम लोगों ने अपने ऐप कंपोनेंट के अंदर रेंडर किया। तो हम लोग के ब्राउज़र के अंदर वो उस तरह शो हो रहा है। अब हम लोगों ने एक कीवर्ड पढ़ा था अपने कंपोनेंट को लेकर के कि कंपोनेंट हम लोग का एक रीयूजेबल चीज़ है। यहाँ पे रीयूजेबल का मतलब क्या है? रीयूजेबल का ये मतलब है कि लेट्स सपोज दैट कि ये हम लोगों ने कंपोनेंट क्रिएट कर लिया, ठीक। अब इसी सेम चीज़ को हम लोग को
अपनी वेबसाइट के अंदर 3 बार शो कराना है। तो हम लोग क्या ये सेम कोड 3 बार लिखेंगे? नहीं, हम लोग अपने इसी वाले कंपोनेंट को 3 बार रेंडर करा देंगे। तो उसके लिए ऐप के अंदर हम लोग आते हैं और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको मैं 3 बार रेंडर कराता हूँ। यहाँ से 3 बार रिटर्न आ गया। तो देखना यहाँ पे भी हम लोग के पास एक एरर आएगा। एरर क्यों आएगा? क्योंकि हम लोग अगेन 3 बार 3 एलिमेंट को यूज़ कर रहे हैं। तो इस तीनों एलिमेंट को यूज़ करने से पहले हम लोग को अपने तीनों एलिमेंट को एक पेरेंट एलिमेंट के अंदर रेंडर करना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक डिव क्रिएट करेंगे और अपने डिव के अंदर हम लोग 3 बार हेडिंग लिख देंगे। अब अगर मैं सेव करूँ, ब्राउज़र के आऊँ, तो देखो ये हम लोग के 3 बार सेम कंपोनेंट 3 बार रेंडर होगा। यानी कि हम लोगों ने अपने एक कोड को 3 बार रीयूज़ कर लिया। और यहाँ भी ये कोई हम लोग का कोड नहीं है, ये हम लोग का एक यूआई है। यानी कि देखो एक बार हम लोग का ये यूआई है, दूसरा हम लोग का यूआई है, ये तीसरा हम लोग का यूआई है। 3 बार हम लोगों ने सेम यूआई को 3 बार रेंडर कराया। तो ऐसे ही लेट सपोज दैट कि इसी सेम कंपोनेंट को हम लोग को अपने दूसरे पेजेस के अंदर भी रन करना होगा, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि रिएक्ट काफ़ी यूज़फुल होता है, क्योंकि हम लोग इसमें सारी चीज़ों को डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट के अंदर सेपरेट करते हैं। उसके बाद उसको हम लोग एक कंप्लीट यूआई के अंदर क्रिएट करते हैं। तो इसीलिए रिएक्ट हम लोग का बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है यहाँ पे वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए। अब एक चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा कि जब भी हम लोग अपने कंपोनेंट को क्रिएट करते हैं, तो वो कंपोनेंट के लिए हम लोग का एक सेपरेट फ़ाइल होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे देखो ये जो हम लोग का ऐप कंपोनेंट है, इसके लिए हम लोग का सेपरेट app.jsx है। तो अगर मुझे एक हेडिंग का कंपोनेंट क्रिएट करना होगा, तो उसके लिए मुझे एक सेपरेट फ़ाइल क्रिएट करना चाहिए, क्योंकि उस तरह से हम लोग का कोड काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाता है, काफ़ी रीडेबल हो जाता है। तो अगर मुझे यहाँ पे एक माई हेडिंग नाम का कंपोनेंट क्रिएट करना है, तो इसी सेम नाम का फ़ाइल भी हम लोग का होना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे हम लोग का ऐप कंपोनेंट है, तो इसके लिए हम लोग के पास app.jsx है। तो जैसे जैसे हम लोग अपने कोर्स के अंदर आगे मूव करते जाएंगे, हम लोग सारी चीज़ों को एकदम डिटेल में देखते जाएंगे कि कैसे हम लोग अपने डिफरेंट डिफरेंट फाइल को क्रिएट करते हैं और उन सारे डिफरेंट डिफरेंट फाइल को अपनी एक जगह पे कैसे यूज़ करते हैं। तो एज ए बिगनर ये थोड़ा सा हम लोग के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बट जैसे जैसे हम लोग प्रैक्टिस करते जाएंगे, हम लोग का हाथ बहुत ज़्यादा साफ हो जाएगा। ठीक, तो होपफुली आपको समझ में आ गया हो। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।